कहानी की अंतर्वस्तु कुछ इस तरह है कि इसमें निम्न मध्यवर्गीय परिवार की महिला सिद्धेश्वरी को घर वालों को दोपहर का भोजन करवाना है। भोजन परोसने की जिम्मेदारी उसकी है। भारतीय परंपरा के अनुसार गृह स्वामिनी अन्नपूर्णा होती है। यह सही है कि कमाने की जिम्मेदारी उसकी नहीं है। कमाने का दायित्व तो घर के पुरुष सदस्यों का है। रामचंद्र इंटर पास होकर भी बेरोजगार है। दूसरी तरफ चंद्रिका प्रसाद को नौकरी से निकाल दिया गया है। चूँकि पुरुष सदस्य कमा कर नहीं ला रहे हैं, इसकी चिंता उन पुरुषों को भी है। वे भी प्रयास कर ही रहे हैं, लेकिन सफलता नहीं मिल रही है। सिद्धेश्वरी चाहे तो घर के पुरुष पात्रों पर भोजन की जिम्मेदारी डालकर मुक्त हो सकती है, परंतु वह ऐसा नहीं करती है। वह अपने पति और बेटे के दुख को समझती है, महसूस करती है। इसलिए उसका सबसे अधिक प्रयास यह रहता है कि घर के उस विषादपूर्ण वातावरण को कम कर सके। वह जानती है और मानती है कि वह अन्नपूर्णा है। सबको खाना खिलाना उसी का दायित्व है। खाना कम है, थोड़ा थोड़ा ही सही, लेकिन खिलाना सबको है। थोड़ा देते हुए भी रिश्तों की डोर को बचाए रखना है। साथ ही यह भी भ्रम बनाए रखना है कि सबको भरपेट खिला रही है। घर के सदस्य भी इस आभास को बनाए रखने की भरपूर कोशिश करते हैं। यहाँ सिद्धेश्वरी, उसके पति और बेटों का अभिनय अत्यंत मार्मिक है। यहाँ बहुत सी कलात्मक बारीकी से अमरकांत ने रिश्तों की इस डोर को बनाए रखा है। इस कहानी की चर्चा करते हुए अशोक कुमार सुमन ने लिखा है कि आज़ादी के बाद भी विकास के पूंजीवादी पथ पर लगातार बढ़ते रहने के कारण आज भारतीय परिवार की जो स्थिति है, उसका अत्यंत ही सजीव, मार्मिक और यथार्थवादी चित्रण दोपहर का भोजन में प्रस्तुत हुआ है। स्थिति इतनी खराब है कि रामचंद्र बेगारी करने को मजबूर हो जाता है। प्रूफ रीडिंग का काम वह अपने मन से करता है। उसे लगता है कि भविष्य में उसे ये काम मिल जाए, इसलिए बिना पैसे के वह काम करता है। चंद्रिका प्रसाद भी 1.5 महीने से नौकरी की तलाश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें भी नौकरी नहीं मिलती। कहानी में परिवार की स्थिति इतनी दारुण है कि भरपेट खाना भी नसीब नहीं हो रहा है। पैबंद लगी साड़ी इस बात की गवाह है कि तन ढकने को कपड़ा भी मयस्सर नहीं है। अमरकांत की खासियत इस बात में है कि उन्होंने घर की बदहाली को दर्शाने के लिए लंबे लंबे वाक्य खर्च नहीं किए हैं। बासी ककड़ियों की तरह सूखे बेजान हाथ पैर और पैबंद लगी साड़ी घर की बदहाली को दर्शाने के लिए काफ़ी है। कहानी में सिद्धेश्वरी की चिंता दोहरी है। एक तरफ तो उस विकट आर्थिक अभाव में उसे घर चलाना है, दूसरी तरफ परिवार के सभी सदस्यों को जोड़े रखना है। इस विषय पर सोचते हुए उसकी आंखों से आंसू निकल पड़ना उसकी चिंता को व्यक्त करता है। कहानी में कहानीकार ने अनेक मार्मिक क्षण प्रस्तुत किए हैं, जैसे खाली पेट पानी पीने पर उसके कलेजे में लग जाना और हाय राम कहकर ज़मीन पर लेट जाना, जली हुई रोटी भी आधी तोड़कर अपने छोटे बेटे के लिए रख देना, अपने ही बच्चों से झूठ बोलना, आदि आदि घटनाएं इन बातों का प्रमाण है। सिद्धेश्वरी को अपने परिवार के भविष्य की चिंता खाए जा रही है। उसे हमेशा किसी अनिष्ट की आशंका रहती है। रामचंद्र को आवाज़ देने पर भी जब वह कोई जवाब नहीं देता तो सिद्धेश्वरी उसकी नाक पर हाथ रखकर ये देखती है कि उसकी सांस चल रही है कि नहीं चल रही है। इतना ही नहीं, उसे अपने ही बेटों से डर लगता है। यह डर गृहस्थी के बिखरने का डर है, जिसे उसने अपनी मेहनत से खड़ा किया है। इस कहानी के बारे में यदुनाथ सिंह लिखते हैं कि दोपहर का भोजन के सीधे सपाट घटनाक्रम में एक गृह स्वामिनी
सिद्धेश्वरी के भय दुख की जो अंतर्धारा प्रवाहित होती है वह आज के निम्न मध्यवर्गीय परिवार की जीवन चर्चा के मूल में प्रवाहित भय और दुख की वह अंतर्धारा है जिसमें बहते हुए अनगिनत परिवारों के असंख्य प्राणी एक दूसरे से अपरिचित, आशंकित, वर्तमान के अभावों से पूरी तरह टूटे, भविष्य को लेकर दहशत से भरे, न केवल पारिवारिक स्तर पर बिखरते बल्कि सामाजिक स्तर पर भावनात्मक दृष्टि से टूटते संबंध सूत्रों को संदर्भित करते हैं। परंपरा प्राप्त संबंध सूत्रों और उनके माध्यम से बिखरने को आ रहे ढांचे को कायम रखने की एक निष्फल चेष्टा पूरे संदर्भ को बेहद कारुणिक बना जाती है। भूख और अभाव की उस परिस्थिति में सिद्धेश्वरी की छोटी छोटी चेष्टाएं भी कहानी को मार्मिक बनाती है। कहानी में कहानीकार ने यह भी संकेत दिया है कि सिद्धेश्वरी अब पहले की तरह किसी बात पर खुलकर नहीं बोल पा रही है। वह खाना खिलाते समय बातचीत करना चाहती है। उसके मन में कई प्रश्न उठते हैं, इसलिए वह सोचती रहती है। खाना खिलाते समय वह डरी रहती है, भयभीत हिरनी की भांति सबको ताकती रहती है। ताकना भी स्पष्ट नहीं है। घर के पुरुष सदस्यों को पता नहीं चलता कि वह क्या सोच रही है। अपनी पीड़ा को साझा नहीं कर पा रही है। घर के अन्य सदस्य भी अपनी पीड़ा का बयान नहीं कर पाते हैं। अर्थात पहले जब घर की आर्थिक दशा ठीक थी तो संवादहीनता का जो माहौल बना हुआ है वैसा पहले नहीं था। जब चंद्रिका प्रसाद की नौकरी थी तब घर में खुशहाली थी, लेकिन अब नौकरी के छिन जाने पर भूख और अभाव के कारण घर के लोगों में मनहूसियत सी छा गई है, जिसे दूर करने का प्रयास सिद्धेश्वरी करती है। वह यह महसूस करती है कि उसके लड़के घर से कटे कटे से रहते हैं। रामचंद्र नौकरी की तलाश में घर से बाहर रहता है और मझला लड़का मोहन बिना कारण ही घर से बाहर रहता है। पिता चंद्रिका प्रसाद के घर आने पर मोहन बिना कुछ कहे घर से बाहर चला जाता है। पिता पुत्र भाई के बीच एक दूसरे के बारे में जानकारी सिद्धेश्वरी से मिलती है। सिद्धेश्वरी उन सब से एक दूसरे के बारे में झूठ कहती है। एक माँ के रूप में सिद्धेश्वरी यह प्रयास करती है कि उसके बेटों के बीच प्रेम भाव बना रहे। वह मोहन से झूठ बोलती है कि बड़का तुम्हारी बड़ी तारीफ कह रहा था मोहन बड़ा दिमागी होगा। उसकी तबीयत 24 घंटे पढ़ने में लगी रहती है। यह कहकर उसने अपने मझले लड़के की तरफ इस तरह देखा जैसे उसने कोई चोरी की हो। मोहन अपनी माँ की ओर देखकर फीकी हंसी हंस पड़ा और फिर खाने में जुट गया। मोहन की हंसी से यह साबित होता है कि वह जानता है कि माँ झूठ बोल रही है। मोहन जानते हुए भी माँ के भ्रम को नहीं तोड़ता है। चंद्रिका प्रसाद सिद्धेश्वरी से अपने तीनों बेटों की तारीफ करते हुए जोर से हंस पड़ते हैं। वे सभी जानते हैं कि यह तारीफ सच की बुनियाद पर नहीं टिकी है। इसके बावजूद सभी एक दूसरे से झूठ बोलते हैं ताकि घर में एक दूसरे के प्रति प्रेम बना रहे। सिद्धेश्वरी का सच नहीं बोलना यह दर्शाता है कि वह किसी भी कीमत पर अपने परिवार को बिखरने नहीं देना चाहती। यह पूरी घटना कहानी को और मार्मिक बनाती है। सिद्धेश्वरी को दूसरी चिंता है कि कैसे वह अपने परिवारजनों का पेट भरे। पैसों की तंगी के कारण घर में खाने की पर्याप्त सामग्री नहीं है। खुद आधी जली रोटी खाकर वह दूसरों को भरपेट खिलाना चाहती है। रामचंद्र, मोहन, चंद्रिका प्रसाद सभी यह अच्छी तरह जानते हैं कि घर में खाना कम है, इसलिए सिद्धेश्वरी द्वारा विनती करने पर भी 2 रोटी से ज़्यादा कोई नहीं लेता। बाकी जनों को तो
2 रोटी और दाल सब्जी मिल जाती है, लेकिन सिद्धेश्वरी को वह भी नसीब नहीं होती। यहाँ तक कि एक रोटी बचने पर आधी रोटी वह अपने छोटे बेटे प्रमोद के लिए रख देती है। आधी जली रोटी, आधी कटोरी दाल और थोड़ी सी चने की सब्जी और 1 लोटा पानी पीकर संतोष कर लेती है। खाते वक्त उसकी आंखों से आंसू टप टप चूते रहते हैं। शायद उसे भविष्य की चिंता सताने लगती है कि कल वह अपने परिवारजनों को क्या खिलाएगी। पूरी कहानी में सिद्धेश्वरी इसी दोहरी चिंता में घुलती रहती है। जरा सी खरोंच से यह वातावरण भावुकता में बदल सकता है। परिवार का कोई सदस्य रूठ सकता है या आत्महत्या कर सकता है, कहीं अनैतिक कर्म में संलिप्त हो सकता है। कुछ भी गड़बड़ ना हो परिवार में, इसलिए सिद्धेश्वरी इस अंतहीन विपत्ति को सहती रहती है। अमरकांत ने सिद्धेश्वरी के मनोभावों को पूरी तन्मयता के साथ चित्रित किया है। इस कहानी के बारे में अब्दुल बिस्मिल्लाह ने लिखा है कि दोपहर का भोजन कहानी पढ़ते समय प्रेमचंद की याद ताज़ा हो उठती है। समाज की जितनी विद्रूप स्थितियों का चित्रण प्रेमचंद ने किया, उन्हीं जैसी अन्य विद्रूपताओं पर अमरकांत ने कटाक्ष किया। दोपहर का भोजन कहानी का ढहता हुआ जर्जर परिवार बार बार मन को झकझोर देता है और सोचने पर मजबूर कर देता है कि जीवन की यह असमानता कब तक बनी रहेगी।